Hello everyone, this is Surbhi Agrawal and a very happy Diwali to all of you, and I welcome you all on the channel of Unacademy which is JEE Physics, जहां हम कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज तरीके से फिजिक्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं फॉर जेई एग्जाम्स। यहाँ पर जो पूरा ओरिएंटेशन रहेगा वो मेंस और एडवांस की तरफ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो गए इस टाइप से। तो आपको अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है और जेई में फिजिक्स से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है, जहां ना केवल सिर्फ थ्योरी थ्योरी तो आपको पढ़ाई जाएगी ही, एक डिफरेंट एंगल आपको मिलेगा बाकी चैनलों से। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैनल में हम बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन एंड एडवांस, हम इसमें टाइम टू टाइम लाइव सेशंस लेंगे और उनको रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लाइव रिकॉर्डेड सेशन, लाइव जो सेशंस हैं वो भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम है सुरभि अग्रवाल, SRL मैम, एन IIT मेकिंग फ्यूचर IITians एंड डॉक्टर्स, एंड आई हैव टॉट मोर देन 10K प्लस स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा सिंस लास्ट 5 years। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स उठाने हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है। तो देखो, अभी आप हो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। अनअकैडमी की खुद की ऐप है एंड्रॉयड और iOS दोनों पर, जहां पर हम ये फील करते हैं कि जो यूट्यूब पे फैसिलिटी है उससे कई गुना ज़्यादा हमें जो फीचर्स मिलते हैं वो ऐप पे मिलते हैं। आपने फील किया होगा कि यूट्यूब पे जो स्टडी होती है वो वन वे इंटरेक्शन टाइप फील होती है, लेकिन ऐप पर जो ऐप को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है। इनफैक्ट मैंने कोटा में भी पढ़ाया है, तो वहाँ के क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन मेरा यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज यहाँ पर हर स्टूडेंट अपनी बात लिख सकता है, सुन सकता है और कह सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको बेनिफिट्स उठाने हैं तो ये बेनिफिट तो हो ही गया। उसके अलावा लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं यहाँ पर, वो भी लाइव। ऐसा नहीं है कि आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, सारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं यहाँ पर। मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेंगे। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ पर एक बैच, आप सपोज आप 11th क्लास के बैच के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ्स का, लेकिन आपका 11 मंथ्स का कोर्स है और 9 मंथ्स में हो गया, तो बाकी 3 मंथ्स में आप रिवीजन कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें, अगर आपकी कैचिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप 11 12 साथ साथ भी कर सकते हैं। आप रिपीटर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th में है, मान लो बाई चांस आपको लगता है कि 11th भूल गए, तो आप 11th की नींव को मजबूत करने के लिए रिपीटर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं या 11th वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। रियल टाइम इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, तो ये तो लाइव इंटरेक्शन हो ही गया जैसा यूट्यूब पे है। यू कैन आस्क आउट इन लाइव क्लासेस आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऐप पे आता है वो वही स्टूडेंट हो जो वास्तव में IIT की जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है यूट्यूब पे। तो वो बच्चा कम होगा तो एक जो टीचर होगा उसको कम बच्चे मिलेंगे और वो एक एक बच्चे पे पर्सनलाइज ध्यान दे पाएगा। तो इन सब फैसिलिटीज को उठाने के लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, और वहां पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बेनिफिट्स है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कॉस्ट है वो ये है कि 1 ईयर का 38,500 रुपीज का है, 10% ऑफ के बाद आपको मिल जाएगा 34,400 रुपीज का, एंड 2 ईयर का कॉस्ट जो है वो 56,000 का है। बट आपको 10% ऑफ के साथ ये 50,400 रुपीज का पड़ जाएगा। अब 10% ऑफ कब मिलेगा? जब ये आप ये कोड यूज करेंगे, SURBHI। आपको पता है सुरभि क्या है? सुरभि मेरा नाम है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो सुरभि 10% ऑफ के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा देयर इज प्लस के अलावा हमारे पास एक और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हमें एक फायदा मिलता है, पर्सनल कोच असाइन हो जाता है, जो हमारे को ऐसे समझ लो टाइम टू टाइम गाइड करता है, फॉलो अप्स लेता है, हमारे लिए स्ट्रेटेजीज बनाता है, हमारा टाइम टेबल बनाता है। तो आप लोगों को एक तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं करनी है, बस आपको पढ़ना है। प्लानिंग प्लॉटिंग का काम है, आपने किसी और को रख लिया है, ठीक है। तो आपने एक पर्सन को, ऐसे समझ लो आपने एक पर्सन हायर कर लिया है जो आपके लिए आपकी पढ़ाई में
आपको मदद करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा बेनिफिट उठाएं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा या आपने घरों में देखा होगा कि आपके मान लो कोई बड़ा सिबलिंग है जो आईआईटी में क्रैक कर चुका है, तो उसके छोटे जो ब्रदर होता है, सिस्टर होता है, उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। नोट्स, किताबें ये तो शेयर हो ही जाती है, इसके अलावा जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं आईआईटी को निकालने के बाद, जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहन को शेयर करके जाता है। तो ये जो बेनिफिट है ना, ये आप पर्सनल कोच की मदद से ले सकते हो। एंड 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है, बट आप इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड सुरभि। एंड देन नाम भी मतलब कितना अच्छा है कि आपको इस कोड को याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एंड देन 2 ईयर का 86,000 का है, बट आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 77,400 रुपीज का ये पड़ेगा। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। अच्छा सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आप इसी प्लेलिस्ट को खोलें, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। इन क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व कीजिए, अगर आप अटक जाते हैं या आपको आंसर फाइनल आंसर मैच करना है, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं और इस आंसर को मैच करें, और तीनों क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। स्पेशली क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड को आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएगा ये क्वेश्चन। तो नाउ दिस इज अनदर जेम ऑफ द वर्क पावर एनर्जी विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फटाफट अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, 2 मिनट देती हूँ, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें और अटेम्प्ट करें, क्या इसका अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में आप थॉट दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटी मोटी चीजों का आपका यूज करना पड़ेगा इसमें। आपको रिंग की मास जो दी है वो m दी है, और रिंग जिस स्प्रिंग कांस्टेंट से कनेक्टेड है वो k दिया हुआ है। k की वैल्यू आपको दी हुई है 4 mg/r, where 2r is the natural length of the spring. The other end of the spring is fixed to the ground at point A and at a horizontal distance of 2r from the base of the rod. If the ring is released from height of 3r/2 and it reaches the ground with the speed of √3gr, then find the coefficient of friction between the rod and the ring. सोचिए फटाफट। हिंट ये है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल का जो कंडीशन है वो ये है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट आपको तो ये रॉड और रिंग के बीच में फ्रिक्शन दे दिया, तो वी विल सेफली अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम की कोई शर्त नहीं होती। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि भाई हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर ये 2r है और ये 3r/2 है, सो ये लेंथ कितनी हो गई। सो अंडर रूट 2r का स्क्वायर प्लस 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर रूट 4r² प्लस 9r² by 4, 4r² प्लस 9r² by 4। तो यहाँ से 4 4 16 प्लस 9 25r² by 4, 25r² by 4। so that will be 5r/2, that will be 5r/2। अब देखो यहाँ पर नेचुरल लेंथ आपको बोली थी 2r, और आपका स्प्रिंग फाइनल लेंथ कितना खिंची हुई है 5r/2, तो इसका मतलब इलोंगेशन जो है वो कितना है, इलोंगेशन है आपके पास 5r/2 माइनस 2r, दैट शुड बी इक्वल्स टू r/2, ठीक है। तो इसका मतलब स्प्रिंग पे इस समय जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग पे जो इस समय फोर्स होगा वो k × x यानी कि
एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, r/2। अब मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाती हूँ। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए टू बी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए टू बी लगाएंगे। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली अभी रेस्ट पे छोड़ी गई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड आपको दे रखी है। तो हाफ एम रूट 3 का स्क्वायर -0, -0 का स्क्वायर। अब ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क डन बताएं फटाफट। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन होगा mg × 3r/2, mg × 3r/2 पॉजिटिव वर्क होगा, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, तो जब स्प्रिंग यहां पर आ जाएगी, यहां पर, तो फिर से वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। तो k/2, शुरुआत में वो कितना खिंची हुई थी, r/2 का होल स्क्वायर -0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू हाफ m 3gr। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 mg r/2, ठीक है, 3 mg r/2 एंड 3 mg r/2, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। और यहाँ पर k की वैल्यू को पुट कर देते हैं 4 mg/r। सो दिस इज 2 mg/r, बिकॉज नीचे 2 था ना इसलिए, इंटू r² / 4 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूंगी तो ये दिखेगा मुझे mg/r/2। so now I am deleting this all and work done by friction is equals to -mg/2 आपका आ गया। लेकिन आपको क्या है, फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं पूछा था, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था। दैट इज अ बिगेस्ट 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 कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आप अगर मान लो किसी किसी थीटा एंगल पे, इस मोमेंट पे अगर आप फ्रिक्शन निकालने की बात करोगे तो बॉडी नीचे फिसल रही है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये बात तो तय है, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के लिए आपको पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा ना, तब जाके म्यू निकलेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि इस तरफ फोर्स लगेगा के एक्स, और उस के एक्स का कॉम्पोनेंट आएगा इस तरफ के एक्स कॉस थीटा, ठीक है, और वही एन प्रोवाइड करेगा, वही एन देगा उस पर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन, दैट इज म्यू इंटू के एक्स कॉस थीटा। अब सबसे पहले बात करना है कि भाई एक्स कितना होगा। तो लेट से एक्स कितना होगा इस मोमेंट पे, ठीक है ना, तो हमें ये बात करनी है कि इलोंगेशन कितना होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स मान लूँ, ठीक है, सो आई कैन राइट एक्स अपॉन 2r इक्वल्स टू टेन थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r टेन थीटा, ठीक है, 2r tan theta, this is the x and this is the elongation, this x is and this x is not same, so that let us write this as y। बहुत फायदा रहेगा, उससे कोई कंफ्यूजन का क्रिएशन नहीं होगा, तो इसको y लिख देते हैं। तो y अपॉन 2r y, ठीक है। और हमें पता है कि अगर मुझे dy लिखना हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना, अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखाना है तो मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिखोगे, वेरिएबल फोर्स F इंटू डी एस। अब ds किसके अलॉन्ग हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो dy निकालना पड़ेगा पहले से। तो dy क्या हो जाएगा 2r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब अपन को ये दिख गया कि y अपना ये है, तो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन की बात करते हैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2r sec थीटा। देखो, अगर ये थीटा है, ये 2r है, सो दैट विल बी 2r sec थीटा। तो इलोंगेशन अलग से क्या हो जाएगा 2r sec थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ से हम इस x की जगह ये पुट करेंगे, इस x की जगह हम ये पुट करेंगे। बहुत टफ सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टफ की बात नहीं करेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए अब हम पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पुट करूंगी यहाँ पर म्यू, k की वैल्यू कितनी है 4 mg/r, सो 4 mg/r बाहर निकाल लिया क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, इनटू इंटीग्रेशन x की जगह लिख देते हैं 2r sec थीटा -1 एंड dx आए dy आएगा, dy की जगह क्या लिखना पड़ेगा 2r इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके,
एक के तो लिख दिया, 4mg/r बाहर निकाल लिया, x लिख दिया, कॉस थीटा नहीं लिखा अभी, तो कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा से, तो एक कॉस थीटा और मल्टीप्लाई होके इसको एक कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, के लिख दिया, एक्स लिख दिया, ये पूरा एक्स है, ठीक है, और ये अपना dy है। तो अपन को लिखना पड़ेगा एक और चीज, तो मैं इसमें डिलीट कर देती हूँ यहाँ पर, अब इसकी जरूरत नहीं है। और ये वाला जो कॉस थीटा है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो कॉस थीटा बच गया है ये यहाँ आ जाएगा, तो मैं इसको इसी पेन से लिख देती हूँ कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो आपको पता है, आपको थीटा पे लिमिट जानी है, तो टेन थीटा है ना, ये हाइट कितनी थी 3r/2 और ये 2r था, तो 3r/4 हो जाएगा, 3r/4r, तो 3/4 यानी कि थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 37 डिग्री से एंगल फाइनली 0 डिग्री बनेगा। और क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो एक बाहर माइनस साइन ऑलरेडी आएगा, ये अपना फाइनल फिगर बन रहा है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, -mgr/2। इसलिए वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सो अपन mg को उड़ा देते हैं, इनफैक्ट r भी उड़ जाएगा बाद में, तो माइनस माइनस को भी उड़ा देते हैं, तो यहाँ बच रहा है 1/2, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, तो म्यू, ठीक है, म्यू इस r से इस r को भी उड़ा देते हैं, तो यहाँ बचेगा ही नहीं कुछ ना, यहाँ 1/2 बचेगा, तो म्यू इस 2 को इधर लेके आएंगे, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 म्यू लिख देते हैं यहाँ पर। एक आर से तो एक आर इधर राइट हैंड साइड वाला कटेगा, और एक आर से ये वाला आर कटेगा, ठीक है, तो 32 म्यू हो गया, डन। अब उसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है sec थीटा -1 cos थीटा, तो इसको लिख दो cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 32 म्यू, अच्छा ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि वहां पर इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 लिख चुकी हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से एक सेक थीटा तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, और एक सेक थीटा बचेगा, ठीक है, डी थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए अब मैं इस पूरी टर्म को सब कुछ मिटा के सिर्फ इसको ही सॉल्व करूंगी, तो मैं लिख देती हूँ म्यू 32 म्यू इंटीग्रेशन सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर लिमिट जाएगी 37 डिग्री से 0 डिग्री तक, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 32 म्यू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है, सेक थीटा का होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री शायद या इंटीग्रेशन इतना डीप लेवल में नहीं पढ़ा हो, बट इसको अभी अपन सोच लेंगे कि भाई मैथ्स में आएगी चीज आगे, तो ये हो जाएगा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, 37 डिग्री से 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। एक्चुअली थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है ना, थीटा आपका माइन, क्योंकि एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्योंकि डी थीटा आपका डिक्रीजिंग है, सो एक माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा इस, क्योंकि डी थीटा आपका डिक्रीजिंग है, कैसे कि आप 37 डिग्री से जब ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आएगा, तो थीटा क्या है आपका डिक्रीजिंग है, थीटा डिक्रीजिंग होता है, तो फिर आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको डी थीटा को नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसलिए एक नेगेटिव साइन आएगा जो क्या कर देगा, लिमिट को उल्टा कर देगा। अगर मैं बाहर माइनस साइन लगा रही हूँ, तो इस इनफैक्ट मैं क्या बोल दूँ कि मैं इस माइनस साइन लगाने की बजाय, है ना, तो इस माइनस को बाहर लगाने की बजाय मैं इस लिमिट को उल्टा कर देती हूँ। अब यहाँ माइनस लगा देते हैं तो लिमिट उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 डिग्री से 37 डिग्री। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो टेन 37 होता है 3/4, और 10 0 0 होता है माइनस ln सेक 37 कितना होगा, तो कॉस 37 होता है 4/5, तो इट इज 5/4 प्लस टेन 37 होता है 3/4,
और 10 0 0 होता है, sec 0 0 नहीं होता। इसकी गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि 1 अपॉन cos 0 1 होता है, तो इट इज -1। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन 32 म्यू। अब सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ। तो 3/4 माइनस, ये हो जाएगा 5/4, 5/4, 5 प्लस 3, 8/4, तो 2 - 1, तो ln 1 तो 0 हो जाएगा। ln 1 तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, और म्यू वगैरह नहीं टक रहा है कहीं भी, म्यू वगैरह नहीं टक रहा था क्या पहले, म्यू तो बाहर आ ही चुका था। ठीक है, तो 3/4 माइनस ln 1 बन गया ये, और ये चीज़ क्या हो गई, 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 32 म्यू। तो 4 8 जा 32, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपनी यहाँ पर, म्यू की वैल्यू आ गई अपनी यहाँ पर 1/24। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि -1 यहाँ नहीं आएगा, एक्चुअली -1 ऐसे बनेगा ये, ln sec थीटा sec 37 प्लस tan 37, तो ठीक है, फिर माइनस साइन के साथ ln 1 बनेगा ना, क्योंकि अपर लिमिट पूरी रखने में आ गई, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज की गड़बड़ी हो गई है, कि बस थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज को, कि यहाँ पर ये तो सही लिखा है 32 म्यू। ठीक है, 32 म्यू, tan 37 की वैल्यू होगी 3/4, और tan 0 की वैल्यू होगी 0, तो 3/4 माइनस 0 हुआ ना ये। फिर माइनस साइन लिखेंगे, ln sec 37 प्लस tan 37, इट इज ln 5/4 प्लस 3/4, फिर माइनस माइनस प्लस ln 1 बनेगा, sec 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 1, सो दैट्स व्हाई दिस ln 1 इज 0, है ना, मैंने उस 1 को अंदर लिख लिया था, तो इस वजह से गड़बड़ आ रही थी। तो नाउ 32 म्यू, ठीक है, 32 म्यू इक्वल्स टू 3, अच्छा 3/4 माइनस ln, दिस इज 2 इक्वल्स टू 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 32 3 माइनस 4 ln 2, और इस चीज को अपन लिख देते हैं 8, तो इट इज 1 अपॉन 8 3 माइनस 4 ln 2 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर, लेट मी चेक, सो दिस इज द आंसर। तो थोड़ी सी लास्ट में बस कैलकुलेशन गड़बड़ के होने के कारण आपका आंसर पूरा वेरी कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A block of mass m1 is kept over another block of mass m2 and the system rests on a horizontal surface.
as shown in the figure. A constant horizontal force 2F acting on the lower block produces an acceleration F upon m1 plus m2 in the system. The two blocks always move together. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 2F नीचे वाले बॉडी पे लगाया और मान लो ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा म्यू के m1 प्लस m2 इंटू जी। तो चलाने वाला फोर्स 2m माइनस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, और ए कितना बोला है आपको f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो 2f माइनस म्यू के m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2। जब आप पुट करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी f, और जब आप इस f को उधर लेके आओगे तो f इक्वल्स टू म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज कॉल्ड म्यू के। ठीक है, तो लेट मी चेक द आंसर। ए पार्ट का आंसर तो आपका निकल गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें चेक करने की वैसे जरूरत तो नहीं थी खास, बट फिर भी चलिए अब बी पार्ट को आप करें। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक कौन सा बोल रहा है? अब डायग्राम के अकॉर्डिंग जो साइज में छोटा वो स्मॉलर ब्लॉक है ना, m1 m2 अब कौन बड़ा दिया है कौन छोटा दिया है तो नहीं लिखा, लेकिन अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम m1 को स्मॉलर ब्लॉक मान लेते हैं। तो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, तो ये भी बहुत ईजी है। अरे m1 जो है वो चला किसकी वजह से, चलाया किसने इस m1 को? नीचे m2 पे आप फोर्स लगा रहे हो 2f, तो उसके पास एक्सेलरेशन आया, समझ में आया। लेकिन m1 में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किस वजह से आया? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। कितना एक्सेलरेशन आया? F अपॉन m1 प्लस m2। सो F स्टैटिक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? m1 F अपॉन m1 प्लस m2। अब थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द सिस्टम। तो आपको वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक इस पे निकालना है। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एम वन एफ अपॉन m1 प्लस m2, m1f अपॉन m1 प्लस m2, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर दोनों पार्टिकल साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकल जाएगा। u जीरो है, एक्सेलरेशन कितना निकल रहा है? तो f अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट x पूछा है क्या? तो सिंपल ही हो जाएगा, x सीधा डिस्प्लेसमेंट दे ही दिया ना। इन टाइम t पूछा होता तो फिर t यहाँ भर के x निकालते, बट यहाँ तो सीधा सीधा उन्होंने x निकाल के दे दिया। सो सिंपल क्या बोलेंगे, m1f इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज माई आंसर। सो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट सॉल्व। ये क्वेश्चन अपनी HCV में भी इन्वॉल्व है, इस तरह का ही क्वेश्चन चेक करें। A box having 400 kg is to be slowly slide to 10 meter on a horizontal straight track having friction coefficient 0.2 with the box। आपको बोल रहा है कि भाई एक 400 kg का ब्लॉक है, ठीक है, is to be slowly slid through 10 meter on a horizontal straight track। तो 10 मीटर अपन को चलना है विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। तो इस पे म्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको? 0.2 दिया है। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद अ रोप एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको उस पर्सन का वर्क निकालना है जो उसको रोप से खींच रहा था किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, और स्लोली स्लिड कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन उसने हर वक्त क्या रखा है? 0। इसका मतलब चलाने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा, चलाने वाला कौन? एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन के बराबर। अब नॉर्मल को अपन mg नहीं लिख सकते, क्योंकि उस आदमी ने जो टेढ़ा फोर्स लगाया है वो टेढ़ा फोर्स क्या करेगा? नॉर्मल को बर्बाद कर देगा, नॉर्मल को चेंज कर देगा।
400 kg था तो उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 400 इंटू 10 लिख दिया इसमें। तो n किसके बराबर आ गया? 4000 माइनस एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.2 इंटू 4000 माइनस एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है। आपसे वर्क डन बाय द पर्सन पूछा है, तो वर्क डन के लिए क्या चाहिएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालना है एफ कॉस थीटा, है ना। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल गया, ये एफ कॉस थीटा अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मिल गया, तो मैं एफ कॉस थीटा इंटू 10 बोल दूंगी। अब मुझे इसका मतलब एफ तो निकालना ही पड़ेगा, तो एफ निकाल लो। तो यहाँ से एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। तो यहाँ से एफ हो जाएगा आपका, इसको इसको लिख देते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 लिख देते हैं। तो ये चीज बन जाएगी, तो ये बनेगी 5 ऊपर चला जाएगा, तो 0.2 इंटू 5 4000 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। तो अब इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पुट करोगे W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू 10 से, यानी कि इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा। ये वर्क बन गया ये। ठीक है, अब इसमें दिख रहा है मुझे 40,000, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 40,000, और cos थीटा को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो दिस इज 5 प्लस 10 थीटा। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय द पर्सन। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। बाप रे, आंसर है 7692.307। ओके, अब उसने ये भी बोला है आपको कि अगर उस पर्सन ने वो वैल्यू ऑफ थीटा चूज किया है जिससे मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकले। तो याद करो फ्रिक्शन में अपन पढ़ते थे कि अगर एक ब्लॉक को चलाना है, मैं इस वर्क को याद रख लेती हूँ। तो वर्क अपना क्या है? 40,000 अपॉन 5 प्लस 10 थीटा। लेकिन उसने ये भी बोला है कि आप थीटा वो चूज करो जिससे आपका मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकले। तो आप याद करो कि अगर एक एम मास की बॉडी, जो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे रखी हुई है, तो फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ते थे कि एफ मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, सो दैट एफ मिनिमम यूज टू कम आउट म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। थीटा इज इक्वल्स टू वो टेन इनवर्स म्यू। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.2। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.2, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो यहाँ पर 40,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5.2। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर विल बी 40,000 डिवाइडेड बाय 5.2, so that will be 7692.307 जूल्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको ये फॉर्मूला याद ही था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि वो, अगर वो एफ मिनिमम की वैल्यू आपको पता होती, कितनी? म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये एंगल आपको पता होता थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि एस की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, सो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एफ की जगह लिखेंगे म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 इंटू थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी? म्यू।
तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, उसको बेस मान लूँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1/μ² + 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते थे μmg डिवाइडेड बाय √1 + μ² इंटू 10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी 1/√1 + μ²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा μmg डिवाइडेड बाय 1 + μ² 1 + μ² इंटू 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, फिर से आंसर वही आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो आप तो 0.2 इंटू 400 4000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो फिर से वही चीज बन जाएगी आपकी 7692 जूल्स आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये एफ मिनिमम पता होता। और एफ मिनिमम का निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो अपन ने पहले वाले स्टेप्स किए थे वो यही एफ मिनिमम निकाल के दे रहे थे। ठीक है ना, जो हमने किया था ना 4000 40,000 जो भी आया था वो, सॉरी 4000 डिवाइडेड बाय 5 + 10 थीटा जो आया था वो यही चीज थी। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।